एक शब्द आता है प्लाज्माफेरेसिस। प्लाज्माफेरेसिस ये याद रखिएगा, प्लाज्माफेरेसिस क्या है? प्लाज्माफेरेसिस एक एक्सपेरिमेंट है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसमें एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर डन इन द एनिमल टू डिमॉन्स्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। अर्लियर दिस वाज कॉल्ड विपल एक्सपेरिमेंट बिकॉज इट वाज द एस्टेब्लिश्ड बाय द J.H. जॉर्ज हर्ट विपल। इसी को हम क्या बोलते हैं? विपल एक्सपेरिमेंट। प्लाज्माफेरेसिस ये बताता है कि लीवर का रोल क्या है और साथ में क्या है, कौन सा हमें फूड लेना चाहिए प्लाज्मा प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए। तो ये काम कैसे करता है हम देखते हैं। ये एक डॉग के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। प्रोसीजर में क्या किया गया? प्लाज्माफेरेसिस डेमोन्स्ट्रेटेड इन द डॉग, ब्लड इज रिमूव कंप्लीटली फ्रॉम द बॉडी ऑफ द डॉग। डॉग के शरीर से पूरा ब्लड बाहर निकाल दिया गया। फिर सेल सेपरेटर होते हैं, वहां से क्या किया गया? आपका प्लाज्मा और सेल को अलग कर लिया गया। फिर उसको री इन्फ्यूज किया गया। री इन्फ्यूज करते समय केवल सेल डाला गया और प्लाज्मा को हटा लिया गया। प्लाज्मा की जगह पे क्या डाला गया? लॉक सोल्यूशन। सेल्स को लॉक सोल्यूशन में सस्पेंड करके डाल दिया गया। ड्यू टू सडन लैक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी होने से एनिमल अंडरगो द स्टेट ऑफ शॉक। जो एनिमल है शॉक में चला जाता है। देन अगर हम उसको अच्छी क्वालिटी का हाई इफिशिएंटली हाई क्वालिटी प्रोटीन फूड हम देते हैं तो क्या होता है? नॉर्मल लेवल वो अचीव करता है विद इन 7 days एंड एनिमल सर्वाइव। द न्यू प्लाज्मा प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द लीवर ऑफ द डॉग। तो हमने क्या देखा? एक हमने डॉग लिया, डॉग को हमने क्या किया? उसके शरीर से पूरा ब्लड निकाला। पूरा ब्लड निकालने के बाद हमने सेल सेपरेटर से सेल और प्लाज्मा को अलग किया। लॉक सोल्यूशन में हमने सेल्स को डाला और उसके वापस जो है उसी जानवर के, उसी डॉग के शरीर में डाल दिया। इससे सडन शॉक में जाता है। देन वो हमने उसको अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन डाइट दिया। प्रोटीन डाइट देने से क्या हुआ? वापस उसका लीवर क्या करता है? एल्बुमिन को बनाता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स को बनाता है और वह विद इन 7 days वो नॉर्मल वैल्यू आती है और वह सर्वाइव कर जाता है डॉग। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लाज्माफेरेसिस। अब हम ये देखते हैं कि इससे हमको नॉलेज क्या मिला। 2 चीज का हमको नॉलेज मिलता है कि पहले नंबर पे कि अच्छा सेम एक्सपेरिमेंट अगर हम ये एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, उस समय हमने क्या किया? लीवर भी डॉग का निकाल दिया। अब क्या हुआ? हमने इन स्पाइट ऑफ गिविंग द गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स कुछ भी नहीं बनता है, कोई एल्बुमिन बेसिकली नहीं बन पाता है। ऐसे में क्या होता है? वो डेड कर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इससे हमें 2 चीजें पता चलती हैं। पहला कि प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी हैं और दूसरे नंबर पे पता चलता है कि सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स किसके द्वारा बेसिकली होता है? लीवर के द्वारा। और गुड क्वालिटी का हम प्रोटीन लेंगे तो प्लाज्मा प्रोटीन्स अच्छे से बनेंगे। ठीक, तो ये होता है प्लाज्माफेरेसिस। एक एक्सपेरिमेंट है जो ये बताता है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारे लिए सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी हैं और दूसरे नंबर पे क्या है कि इस लीवर के द्वारा यह बनता है। ठीक है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्माफेरेसिस। प्लाज्माफेरेसिस का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो जो भी सिग्निफिकेंस मिलता है वो टेम्पररी ही मिलता है। जैसे मान ली सारे एंटीबॉडीज आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स के थ्रू कार्य कर रहे हैं, प्लाज्मा के थ्रू कार्य कर रहे हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, किसी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और एंटीबॉडीज बन रही हैं तो हम सारा प्लाज्माफेरेसिस के थ्रू सारा प्लाज्मा बाहर निकाल लेंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे। जब तक नया प्लाज्मा बनेगा उसमें भी वो एंटीबॉडीज की संख्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जो बन रही है वो संख्या उसकी कम होगी और कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है। Plasmapheresis is used as a blood purification process for an effective temporary treatment of many autoimmune diseases. It is called therapeutic plasma exchange. इस प्रक्रिया को समय हम क्या बोलते हैं? थेरेपेटिक प्लाज्मा एक्सचेंज। हम प्लाज्मा शरीर से निकाल रहे हैं क्योंकि एंटीबॉडीज हम कम करना चाहते हैं। It is an autoimmune disease. The immune system attacks the body bone tissue through antibodies. The antibodies that are protein in nature circulate in the blood. सर्कुलेट इन द ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं। स्ट्रीम बिफोर द अटैकिंग द टारगेट टिश्यू। प्लाज्माफेरेसिस इज यूज्ड टू रिमूव दीज एंटीबॉडीज फ्रॉम द ब्लड। इसको हम ब्लड से बाहर निकाल लेंगे तो कुछ समय के लिए सर्वाइवल बन जाएगा। प्रोसीजर क्या है?
प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, वीनस ब्लड इज रिमूव फ्रॉम द पेशेंट एंड ब्लड सेल सेम वैसे ही सेल सेपरेटर से हम उसको अलग कर लेंगे। इक्विपमेंट जो वर्क करेगा उसको सेंट्रीफ्यूज के द्वारा हम सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज करेंगे, प्लाज्मा को अलग कर देंगे, वापस क्या है सेल्स को बॉडी में डाल देंगे। एंटीकोगुलेंट यूज करेंगे ताकि ब्लड क्लॉटिंग ना हो। ठीक, आफ्टर द सेपरेशन ऑफ द ब्लड सेल द प्लाज्मा इज डिस्कार्डेड, प्लाज्मा को फेंक देंगे। द ब्लड सेल कैन रिटर्न टू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द पेशेंट बाय मिक्सिंग विद द सुटेबल फ्लूइड, क्या है सलाइन में डाल करके वापस उसको बॉडी में डाल देंगे और साथ में क्या करेंगे, एल्बुमिन प्रोटीन के पाउच आते हैं उसके साथ उसमें वो भी डाल देंगे, तो एल्बुमिन उसको मिल जाएगा जिससे वो सडन शॉक में नहीं जाएगा और कुछ समय के लिए टेम्पररी राहत मिल जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है। यूजेज आप देख लीजिए, कुछ बीमारियों के नाम याद रखिएगा, जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस, माइस्थीनिया ग्रेविस हम यूज करते हैं, दिस इज आल्सो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ऑटोइम्यून डिजीज कॉजिंग द मसल्स, ये मसल्स वीकनेस करता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा क्या है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, यहाँ भी हम प्लाज्माफेरेसिस का यूज कर सकते हैं। पैराप्रोटीनेमिक पेरीफेरल न्यूरोपैथी, डिसफंक्शन ऑफ द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पे काम करता है, यहाँ भी कुछ समय के लिए हम उसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स को हटा सकते हैं। क्रोनिक डीमेलेशन पॉलीन्यूरोपैथी, ये भी नर्व का डिसऑर्डर है, प्रोग्रेसिव वीकनेस होता है, हम यहाँ भी उसको हटा सकते हैं। पैर में वीकनेस आती है, आर्म में वीकनेस आती है क्योंकि माइलिन शीथ क्या होता है, डैमेज हो जाता है, तो वहाँ भी कुछ समय के लिए राहत दी जा सकती है, बहुत कॉस्टली है चूंकि टेम्पररी है इसलिए ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। गुलियन बेरी सिंड्रोम होता है, इट इज ऑटोइम्यून डिजीज कॉजिंग वीकनेस एबनॉर्मल सेंसेशन इन द लिम्स एंड पैरालिसिस। तो लगभग हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर बीमारियां इसमें कैसी हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं और नर्व रिलेटेड बीमारियां हैं, जिसमें थोड़ी देर की राहत देने के लिए हम थेरेपेटिक प्लाज्माफेरेसिस का यूज कर सकते हैं। एक लैम्बर्ट ईटन माइस्थेटिक सिंड्रोम है, ये भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बीमारी है। अब हम देखते हैं वेरिएशन इन द प्लाज्मा प्रोटीन लेवल, प्लाज्मा प्रोटीन्स में कैसे चेंजेज आते हैं, उनका नॉर्मल लेवल क्या होता है। ठीक है, तो लेवल चेंजेज में क्या है, अगर प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइपरप्रोटीनीमिया, और अगर कम हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, हाइपोप्रोटीनीमिया। मात्रा नॉर्मल क्या है, 8.2 ग्राम होता है, तो हमें याद रखना है। अब देखते हैं, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स, टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स बढ़ता है, तो कब बढ़ेगा, देखिए डिहाइड्रेशन में बढ़ेगा। डिहाइड्रेशन में बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि फ्लूइड ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ऐसे में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, वहाँ पे दिखेगा। हीमोलाइसिस होगा, ब्लड अधिक मात्रा में अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो ऐसे में क्या होगा, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स वगैरह ज़्यादा मात्रा में आएंगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होगा तो वहाँ भी प्लाज्मा प्रोटीन्स बढ़ेंगी। एक्यूट इन्फेक्शन जैसे एक्यूट हेपेटाइटिस है, एक्यूट नेफ्राइटिस है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोकार्टिकॉइड, एक्सेस ग्लूकोकार्टिकॉइड भी यूज करेंगे तो भी, ल्यूकेमिया है, रूमेटिक अर्थराइटिस है, अल्कोहलिज्म है, इन सब में क्या होगा, शुरुआत में आपको क्या दिखेगा, हाइपरप्रोटीनीमिया यानी टोटल प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी। हाइपोप्रोटीनीमिया किसमें मिलेगा, डायरिया मिलेगा, हीमोरेज, बर्न, प्रेगनेंसी, मालन्यूट्रिशन, प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन, सिरोसिस ऑफ लीवर, क्रोनिक इन्फेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि जनरली लीवर से संबंधित, और जहाँ पे आपने प्रॉपर डाइट नहीं लिया है, बर्न हुआ है, सडन लॉस हुआ है, डिहाइड्रेट हुए हैं, हीमोरेज ब्लीडिंग हो गई है, तो वहाँ पे सडन प्रोटीन का लॉस देखने को मिलेगा। कौन सा प्रोटीन, द प्रोटीन विच आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, इट मीन्स प्लाज्मा प्रोटीन। अलग अलग सेपरेट करके हम देखना चाहें तो क्या हो सकता है, आप देखिए इसमें सबसे पहले एल्बुमिन, एल्बुमिन कब बढ़ सकता है, डिहाइड्रेशन में बढ़ेगा, एक्सेस ग्लूकोकार्टिकॉइड लेंगे तब बढ़ेगा, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर में बढ़ेगा। ठीक, कब घट सकता है एल्बुमिन, माल न्यूट्रिशन, आपने अच्छा प्रोटीन ले ही नहीं रहे, सिरोसिस ऑफ लीवर काम ही नहीं कर रहा, बर्न हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, नेफ्रोसिस हो गया, नेफ्रोसिस मतलब नेफ्रॉन से प्रोटीन का लॉस, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, एक्सेसिव इंटेक द वाटर, अधिक मात्रा में वाटर लेंगे तो क्या होगा, यूरिन के थ्रू धीरे धीरे प्रोटीन का लॉस होना दिखाई देता है, या हीमोडाइल्यूशन भी हो सकता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन कब बढ़ेगा, सिरोसिस ऑफ द लीवर, क्रोनिक इन्फेक्शंस, नेफ्रोसिस और रूमेटिक अर्थराइटिस, ये धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ेगी क्योंकि एल्बुमिन का पूरा लॉस हो रहा होगा उस समय, तो ग्लोबुलिन थोड़ी सी मात्रा बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति है। क्यों, क्योंकि ये भी बनाता है ग्लोबुलिन को, और एक कंपेरेटली एजी रेशियो चेंज हो जाएगा। इम्फाइज्मा हो गया, एक्यूट हेमोलाइटिक एनीमिया, और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और हाइपोगैमोग्लोबिनेमिया जो है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये आपका ग्लोबुलिन की संख्या कम हो सकती है, मात्रा इसकी कम हो सकती है। ठीक है, तो ये बेसिक आप हाइपो और हाइपो याद रखिएगा। फाइब्रोनोजन देख लिए, एक्यूट इन्फेक्शन, रूमेटिक अर्थराइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, स्ट्रोक, ट्रॉमा, इनमें फाइब्रोनोजन बढ़ेगा। लीवर, चूंकि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर यहीं से बनते हैं, तो लीवर डिस्फंक्शन, यूजेज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड, और एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या होते हैं, जो
प्रोडक्टिव होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, हमारे शरीर में सब कुछ बनाएंगे, तो ऐसे में क्या होगा, फाइब्रिनोजन की संख्या घटती है, अन्य चीज़ों की संख्या बढ़ती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर बढ़ते हैं, इसीलिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड नहीं यूज करने चाहिए। यूज ऑफ फेनोबार्बिटोल, ये भी मेडिसिन होती है, इसको भी यूज करने से फाइब्रिनोजन की संख्या कम होती है। एजी रेशियो कब चेंज होगा, जाहिर सी बात है हाइपोथायराइडिज्म में चेंज हो जाएगा, एक्सेस ग्लूकोकार्डिकॉइड में चेंज होगा, हाइपोगामा एल्बोग्लूमिनेरिया में कम होगा, इनटेक ऑफ हाई कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन डाइट में कम होगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा, कंडीशन इंक्रीज होगा कंडीशन। जब लीवर डिसइंफेक्शन होगा, डिसइंफेक्शन होगा तो क्या होगा, एल्बुमिन क्या होगा, नहीं बनेगा और एजी रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नेफ्रोसिस होगी, एल्बुमिन का लॉस होगा, वहाँ भी क्या होगा, एजी रेशियो कम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है A/G है, तो जिन कंडीशन से एल्बुमिन बनेगा तो क्या बढ़ेगा, अगर तो एजी रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एल्बुमिन की संख्या कम हो जाएगी, ग्लोबुलिन की बढ़ेगी, एजी रेशियो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा, तो बेसिक है, थोड़ा इसको फास्ट पढ़ाया गया है क्योंकि इसमें नाम ही याद करना है, स्क्रीनशॉट लेकर के नाम याद करने का प्रयास करिएगा। इसके पीछे जो फिजियोलॉजी या पैथोलॉजी आगे लेक्चर्स में आपको जगह जगह पे मिलेगा, सिस्टम वाइज हम उसको वहाँ कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में आ रहा होगा, तो ऐसे ही जुड़े रहिएगा, आगे हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।